दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रीम रीडर में। मैं लक्की साक्या आपका एक बार फिर से आपकी दूसरी और अगली क्लास में स्वागत करता हूँ। पहली क्लास में हमने आप लोगों के साथ अपने यूपी पुलिस एसआई के लिए सिलेबस को डिस्कस किया था। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा था कि उस सिलेबस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका संविधान का परिचय और संविधान का सामान्य ज्ञान वाला सिलेबस मैं आपको कराऊंगा, जिसका सबसे अधिक वेटेज आपकी अपनी यूपी पुलिस एसआई थानेदार की प्रतियोगी परीक्षा में आपको देखने को मिलता है, जिसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्रस्तावना से हो गए, मौलिक अधिकार से हो गए, और विभिन्न आयाम ऐसे हैं संविधान के जहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपनी इस क्लास में उस सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। हालांकि पिछली क्लास से और इस क्लास में काफ़ी दिनों का गैप हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों ने वेट किया, लेकिन आज से हम लोग रेगुलर क्लास को रखेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। अपना जो मैंने बताया था जिस टॉपिक को हम शुरू करेंगे आज, वो है संविधान का सामान्य ज्ञान। तो टॉपिक कौन सा रहेगा आपका? संविधान सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। आपका जो टॉपिक रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज सिर्फ ये कहने का है, लेकिन इसमें बहुत सारे आयाम जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये जनरल नॉलेज है। मतलब काफ़ी व्यापक है, लेकिन आसान भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है, तारीफ़ काबिल है। तो इसे पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा प्रस्तावना, जो टॉपिक आज हम उठाएंगे और इसे आज पूरा करके मानेंगे हम, जिसे बोलते हैं प्रस्तावना। और देखते हैं कहाँ तक बच के क्वेश्चन इससे निकलेगा, किसके रहते हुए? हम लोगों के रहते हुए, क्योंकि हम कौन हैं? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाले। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में। उन सब के जो पेपर बनाने वाले बैठे हैं, हम देखते हैं उनकी बाजुओं में कितना जोर है, जो हमसे बचे क्वेश्चन निकल जाए। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना को शुरू करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को इंग्लिश में कहा जाता है प्रीएम्बल। और इसे अगर एक और शब्द में कहें तो इसे कहा जाता है उद्देशिका। ये नाम इसके आप याद कर सकते हैं, उद्देशिका, प्रीएम्बल या प्रस्तावना। इसी के साथ चलो तब तक मैं बिना मार्कर के चलाए, बिना कलम के चलाए आपको प्रस्तावना का इतिहास बता देता हूँ। उसके बाद हम प्रस्तावना को शुरू करेंगे। कहाँ से? हम भारत के लोग से। प्रस्तावना के इतिहास को अगर देखा जाए तो आपकी जानकारी के लिए आपको ये पता होगा कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। जब संविधान सभा गठन हुई, संविधान निर्माण हुआ। संविधान निर्माण से पहले संविधान सभा का गठन हुआ, क्योंकि संविधान कौन बनाएगा? संविधान सभा बनाएगी। तो सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण हुआ। उस संविधान सभा का निर्माण हुआ, निर्माण के बाद संविधान सभा की पहली बैठक, उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस 9 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में सिर्फ इतनी कार्रवाई हुई थी कि एक अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। किसका चुन लिया गया अस्थायी अध्यक्ष? तो वो चुना गया संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद अगली बैठक, दूसरी बैठक नहीं, अगली बैठक जो मुख्य है वो हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया कि हम अस्थायी अध्यक्ष के सहारे कब तक जीते रहेंगे, इसलिए हमें एक परमानेंट अध्यक्ष चाहिए। टेम्परेरी गर्लफ्रेंड के साथ तो कोई भी नहीं जी पाता, सबको परमानेंट चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसे ही संविधान सभा ने विचार दिया कि टेम्परेरी के साथ हम कब तक जिएंगे भाई, हमें परमानेंट चीज़ तो दो कम से कम। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए 11 दिसंबर 1946 की बैठक में एक स्थायी अध्यक्ष के तौर पर, एक परमानेंट अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया? माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष बने। आगे एक बैठक फिर हुई 13 दिसंबर 1946 को। उस बैठक में अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कहा कि आप लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, क्या आपके पास कोई कठोर चीज़ है जिसके आधार पर हम संविधान को बनाएं? आप लोग आते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं।
ऐसे कब तक चलता रहेगा? आपको कम से कम बैठक तो करनी पड़ेगी, मतलब संविधान का निर्माण तो करना पड़ेगा, और निर्माण करने के लिए कुछ तो चाहिए ही चाहिए। तो इसी के साथ एक व्यक्ति संविधान सभा से खड़े हुए जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो खड़े हुए, उन्होंने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक ड्राफ्ट है, मेरे पास एक उद्देश्य है जिसके आधार पर हम संविधान का निर्माण करेंगे, और मैंने उस उद्देश्य में बताया है कि संविधान को कैसा होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो दिखाओ मुझे। उन्होंने देखा, पूरी संविधान सभा ने देखा, और उसे देखने के बाद उसे लागू मतलब संविधान सभा ने स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947, शायद मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं रहती है। हाँ, 22 जनवरी 1947 को, सही था, मैं गलत नहीं था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया, उसे अपना लिया कि हाँ ठीक है, हम इसे स्वीकार करते हैं, अब इसके आधार पर हम संविधान को बनाएंगे। 22 जनवरी 1947। आगे अब उस उद्देश्य प्रस्ताव पर कार्यवाही चली, करेक्शन किया गया, और करेक्शन के बाद उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में तैयार कर लिया गया, और वही जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसे क्या बना दिया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे भारत का संविधान कैसा। तो सबसे पहले अब हम ये जानेंगे, हमने इतिहास जान लिया एक बार में, अब हम ये जानेंगे कि इस प्रस्तावना है क्या और क्या कार्य है प्रस्तावना का। प्रस्तावना का कार्य ये है कि संविधान इतना बड़ा है, उस संविधान का निचोड़ है प्रस्तावना। निचोड़ कैसे है? आपको अगर कोई इतनी मोटी बुक दी जाए और आपसे ये कहा जाए इस बुक को 10 पेजों में लिख के दिखाओ, तो आप उसके जो इम्पोर्टेंट क्रक्स होंगे, मोटी मोटी हेडिंग्स वगैरह, उस सबको 10 पेज पे उतार देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? उस किताब का क्रक्स बन जाएगा। उस किताब को पूरा समझने के लिए हम लोगों के पास 10 पेज हैं, 10 पेज अगर पढ़ लिए, मान लो वो बुक पढ़ ली। ऐसे ही प्रस्तावना है, अगर हमने प्रस्तावना को समझ लिया तो आप मान लो कि आपने 60% संविधान पढ़ लिया। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। अब वो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था उसे जानते हैं। उससे पहले मैं पानी पीना चाहूँगा और फिर स्टार्ट करते हैं। क्या मैं पीना? चलिए शुरू करेंगे हम प्रस्तावना को हम भारत के लोग से। बने रहिए आप लोग। चलिए प्रस्तावना को शुरू करते हैं हम भारत के लोग से। इतना हटा देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है? प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। यह क्या दर्शाता है? हम भारत के लोग, दरअसल में संविधान का जब बन रहा था तो हम भारत के लोग, हमें ये दर्शाता है कि भारत की जो जनता है वो संप्रभु। वो कैसे? भारत की जनता एक है, वो अपने सारे निर्णय करने में एक रूप से स्वतंत्र है। भारत की जनता, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है जिसके आधार पर भारत की जनता अपने निर्णयों को बदले। तो यही बात है कि हमारे अंदर एकता है। हम भारत के लोग संविधान को बनाते हैं, कैसा बनाते हैं तो वो सब चीज़ हमें इसके आगे देखने को मिलेंगी कि हम भारत के लोग संविधान को कैसा बनाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बने रहिए। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाने की बात कर रहे हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, आगे पंथ निरपेक्ष, और आगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात। कौन बात करता है? हम भारत के लोग। किसे बनाने की बात करते हैं? भारत को कैसा? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करते हैं। अब आपको इन शब्दों के मर्म को समझना है और एक एक शब्द को हम अच्छे से समझेंगे और इसमें क्या कहते हैं रेफरेंस भी देखेंगे कौन सा शब्द कब जोड़ा गया था। तो एक संशोधन भी हुआ था, वो सारी प्रक्रिया हम इसके बाद समझेंगे, प्रस्तावना के बाद। उससे पहले हम सिर्फ खाका तैयार करेंगे कि दरअसल में प्रस्तावना के शब्दों का मर्म क्या है, प्रस्तावना के शब्दों का अर्थ क्या है।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अर्थ क्या है कि भारत जो है अपने सारे आंतरिक एवं बाह्य मामलों में क्या है, स्वतंत्र है। आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। किसके लिए? निर्णय करने के लिए। निर्णय के लिए मतलब कि भारत जब निर्णय लेगा, भारत जब नीतियां बनाएगा, तो भारत पर किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी भी देश का, किसी भी संगठन का, किसी भी शक्ति का, क्योंकि भारत अपने सारे निर्णयों में आंतरिक, अंदर के और बाहर के निर्णय लेने में भी भारत को किसके साथ विदेश संबंध बनाने हैं, वो सारे निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो इसे ही कहा जाता है संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता शब्द ये लिखा है। आगे समाजवादी। समाजवादी का मतलब ये है कि भारत के अंदर जो आम जनता है उसके पास निजी और व्यवहारिक मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्रकों की उपलब्धता होनी चाहिए। उसके पास प्राइवेट सेक्टर भी होने चाहिए और पब्लिक सेक्टर भी होने चाहिए। मतलब वितरण मूलक न्याय होना चाहिए। कैसे? कि संसाधनों की पहुंच। इसके संदर्भ में हम क्या लिखेंगे? संसाधनों की पहुंच। किस तक? संसाधनों की पहुंच सभी वंचित वर्गों तक, सभी वंचित वर्गों तक और महिलाओं और जो भी पिछड़े हैं उन सब तक पहुंच। सभी वंचित वर्गों तक संसाधनों की पहुंच, महिलाओं का संसाधनों का बंटवारा, यहाँ पे लिख लो आप चाहो तो बंटवारा, संसाधनों का बंटवारा बराबर होना चाहिए सभी वंचित वर्गों के मद्देनजर रखते हुए, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग जो हैं उन सब में। किसका बंटवारा? संसाधनों का बंटवारा। तो इस अवधारणा को क्या नाम दिया गया? समाजवाद। तो उसी के आधार पर जन्म लिया समाजवादी शब्द। आगे आप आओगे पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का मतलब ये है कि भारत या भारत सरकार का स्वयं का कोई मजहब नहीं होगा, मजहब या पंथ नहीं होगा। भारत का या भारत सरकार का स्वयं का कोई मजहब या पंथ नहीं होगा, लेकिन सभी मजहब या पंथों को सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। सभी मजहब या पंथों को समान संरक्षण देगा। समान संरक्षण उपलब्ध कौन कराएगा? भारत या भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। सभी मतलब जितने भी पंथ वगैरह भारत में हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इन सबको समान संरक्षण उपलब्ध कौन कराएगा? भारत या भारत सरकार। लेकिन भारत या भारत सरकार का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, वो पंथ निरपेक्ष रहेगा, मतलब सभी से हटके रहेगा, लेकिन सभी के लिए समान न्याय, समान चीजें बनाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब इसका मतलब ये है, पहले हम समझेंगे लोकतंत्र। गणराज्य को थोड़ा नीचे लिखेंगे। लोकतंत्र का मतलब ये है कि एक राष्ट्रपति महोदय हुए थे अमेरिका के, अब्राहम लिंकन। उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा बड़ी अच्छी दी थी, उसे हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन। तो इसे हम कह सकते हैं ये है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये होता है देश के प्रमुख को जब जनता अपने मत के अनुसार चुनती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जनता का शासन होता है वो, उसे जनता का शासन कहा जाता है जब जनता खुद अपना प्रमुख चुनती है अपना वोट देकर। ठीक है, भारत की जनता जब चाहे तब 5 साल बाद बदल सकती है, 5 साल, और अगर अच्छा कार्यकाल है उसे बना रखती है, दोबारा बिठा देती है। तो इसे लोकतंत्र कहा जाता है। वहीं दूसरा शब्द इससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी के नज़दीक है, जिसे गणराज्य कहा जाता है। गणराज्य का मतलब होता है देश का प्रमुख वंशानुगत ना हो, मतलब जनता के द्वारा चुना जाए।
देश का प्रमुख वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जैसे एक प्रथा चलती थी वंशानुगत की कि राजा का बेटा राजा का बेटा राजा का बेटा राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वो प्रथा नहीं चलनी चाहिए। देश का प्रमुख वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वंश परंपरा से नहीं बनना चाहिए, जनता के मत के द्वारा बनना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? गणतंत्र। तो लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। क्या आपको सारे शब्द स्पष्ट हो गए? बढ़े आगे। तो आगे जब हम बढ़ेंगे प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना का अर्थ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि समाजवाद संपूर्ण संपन्न समाजवादी तंत्र लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इतना आप एसेस कर सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ। आप इतने को एसेस कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको 3 प्रकार के न्याय देखने को मिलते हैं। किसमें? प्रस्तावना में। ये तो हो गया भारत का दर्शन कि भारत को कैसा बनाया जाना चाहिए। इसके बाद जब आप देखोगे तो 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय, और वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? वो है, पहला है सामाजिक, आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय हैं। इनमें क्या बात की गई है कि जो सामाजिक न्याय है वो क्या है? समाज में सभी वर्गों को के साथ समानता ही सामाजिक न्याय कहलाता है। ऐसा ना हो कि किसी आप वंचित वर्ग के साथ अभद्रता कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसे जलील कर रहे हैं, तो ये चीज़ें असमानता को फैलाती हैं, इससे न्याय नहीं कहते। तो समाज में सभी वर्गों के साथ समानता, तो ये किसको दर्शाता है? सभी वर्गों के साथ, सभी के साथ समानता। कहाँ पर? समाज में। वहीं आप देखेंगे आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है रुपए पैसे से। अर्थ, रुपए पैसे से मतलब ये है जब समाज में किसी वंचित वर्ग को सामाजिक न्याय मिल जाएगा, समानता मिल जाएगी, तो वो अपना कारोबार स्थापित कर सकेगा। कारोबार जब स्थापित कर लेगा तो उससे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाएगी, और इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो जाएगी तो उसे क्या मिलेगा? आर्थिक न्याय। बात स्पष्ट। समानता के बाद उसे मिलना चाहिए आर्थिक न्याय। जब उसे आर्थिक न्याय मिल जाएगा तो आर्थिक न्याय के बाद उसे राजनीति में भागीदारी लेने का अवसर मिलेगा, मतलब उसे राजनीति में उतरने का अवसर मिलेगा। भारत में ये नियम है कि हर व्यक्ति को राजनीति में आने का अधिकार है, लेकिन आजकल कौन आ पाता है? जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पावर है, और जो क्राइम कर चुका हो और जो पढ़ा लिखा ना हो, तो ऐसी स्थितियों में आते हैं राजनीति में। तो लेकिन ये चीज़ गलत है। सभी को आना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों को आना चाहिए जो देश का प्रशासन अच्छे से चला सकें, शासन अच्छे से चला सकें। तो राजनीतिक न्याय भी तभी मिलेगा जब उसके पास इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो। तो 3 प्रकार के न्याय की बात ये समझ गए। 3 प्रकार के न्याय, ओनली इतना याद कर लो कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हल्का हल्का अर्थ मैंने आपको समझा ही दिया। आगे जब आप आओगे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, यही प्रस्तावना है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। पहली, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं वो भारत के नागरिकों को प्रस्तावना में देने की बात की गई है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा बहुत सारे रेफरेंसेस के, उसमें सब चीज़ क्लियर होगी। तो विचार की स्वतंत्रता क्या है कि मनुष्य को अपने अंदर किसी भी प्रकार के विचार लाने की स्वतंत्रता, अपने मन में कोई भी विचार ला सकता है, तो उसे विचार की स्वतंत्रता कहा जाता है। वहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
जब उसके अंदर विचार आ गया और उस विचार को उसे व्यक्त करना है किसी के सामने, तो उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, मतलब कि अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रस्तुत करना, तो उसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ऐसी स्वतंत्रता उसे प्राप्त है, किसे? हर मानव को। विश्वास, विश्वास मतलब ये है आप किसी भी मूल धारा में, किसी भी सिद्धांत में विश्वास रख सकते हैं, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, तो विश्वास रखने की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी का भी पालन कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं, उसका अनुनयन वगैरह जो भी होता है वो सब आप कर सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता कहलाती है मजहब के सेंस में। उपासना, आपने अगर कोई धर्म मान लिया तो उसके अंतर्गत होने वाली उपासना, उपासना का मतलब प्रार्थना, जो प्रेयर वगैरह होती हैं, जैसे मुस्लिम में नमाज पढ़ते हैं, अपने हिंदू में क्या कहते हैं प्रार्थना करते हैं, ये सब चीज़ें, और चर्च में जाके करते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो चीज़ उपासना होती है। भगवान की उपासना किस तरीके से करनी है, तो उस चीज़ की स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप जैसे चाहें उपासना कर सकते हैं अपने धर्म के अनुसार। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आगे बात की गई है, इसमें हटाते हैं, 2 प्रकार की समानता की। 2 प्रकार की समानता। दो प्रकार की समानताएं किसे प्राप्त है भारत के नागरिकों को, तो वो कौन कौन सी हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता ये है कि हर व्यक्ति का सम्मान, उसका जो साख है, उसका जो सम्मान है, वो क्या कहते हैं, सभी के साथ बराबर होना चाहिए। किसी का भी सम्मान पे आंच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर मानहानि का केस लगता है। जो मानहानि का केस लगता है वो इसी को मद्देनजर रखते हुए लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा पे आंच आ गई, उसके सम्मान पे आंच आ गई। तो सम्मान की समानता हर किसी को है, अपने सम्मान की समानता, अपनी रेस्पेक्ट। वहीं देखें आप अवसर की समानता, तो अवसर की समानता के अंतर्गत ये है कि हर व्यक्ति को, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को इस बात की समानता है कि वो किसी भी सरकारी नियोजन में आके आवेदन दे सकता है और सरकारी नौकरियों में आ सकता है। तो ऐसी समानता को अवसर की समानता कहा जाता है, सभी को अवसर का समान अधिकार है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, 2 प्रकार की समानताएं हो गई। समानता के बाद अगर आप आएंगे तो अब जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के बाद, एकता और अखंडता। ठीक है, तो ये वाली लाइन कैसे? तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, तो हम कहेंगे व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने वाली एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये रेफरेंस मिलता है हमें इस लाइन में, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो कीवर्ड हमने निकाल लिए हैं इसमें, कीवर्ड ये है। तो इनके अर्थ में आप कहेंगे व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, तो ये भी बात होती है व्यक्ति की गरिमा, गरिमापूर्ण जीवन, एक सम्मान के साथ जिंदगी जीना एक व्यक्ति की गरिमा होती है। तो जो चीज़ प्रतिष्ठा में कही गई थी उसी रेफरेंस में आप व्यक्ति की गरिमा भी कह सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्थिति है। जानवर की तरह न जिए, गरिमापूर्ण जीवन जिए, मनुष्य बन के रहे। एकता का मतलब ये है कि सभी जो नागरिक हैं भारत में, उन सब के अंदर एकत्व का भाव होगा। अगर एकत्व का भाव है, किसका भाव है? एकत्व का भाव ही एकता है। सभी के अंदर एक होने का भाव जब आ जाता है तो उसे एकता कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। एकता के बाद आप देखोगे अखंडता। अखंडता का मतलब ये है जब एकत्व का भाव होगा तो खंड मतलब बिखरने का भाव पैदा नहीं होगा। जब सबके अंदर ये भाव आ जाए कि हम सब यार मिलके एक रहेंगे तो उन्हें दूर कोई नहीं कर सकता। तो खंड ना हो जाए, देश खंडित ना हो जाए, देश के बंटवारा ना हो जाए, इसलिए अखंडता की बात की गई है, अखंडता को बढ़ाने की बात की गई है। वहीं बंधुता मतलब भाईचारे का भाव, भाईचारे का भाव। सभी मजहब पंथ के जितने भी अलग अलग पंथों के सभी विचारधाराओं के व्यक्ति हैं, उन सब के अंदर भाईचारे का भाव होना चाहिए। उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि यार ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं,
बाकी वो भी इंसान है, वो मैं भी इंसान हूँ, और इंसान की यही ज़िंदगी है कि गरिमापूर्ण जीवन को जिए, इंसान को इंसान की तरह समझें। ठीक है, तो इसी रेफरेंस में कहा गया बंधुता, सभी के अंदर भाईचारे का भाव होना चाहिए, सभी को इंसान की निगाह से देखना चाहिए, किसी को ये नहीं देखना चाहिए यार ये इस धर्म का है यार, तो ये चीज़ गलत है। वो धर्म मज़हब सब कुछ, जातिवाद सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन इंसान मानवता वो अपनी जगह है। ठीक है, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ठीक, तो बंधुता को बढ़ाने वाली, मतलब बंधुता, एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता, भाईचारे का भाव। इसके बाद जब आप आओगे तो इसमें बात की गई है तिथि की। किसके तिथि की? प्रस्तावना, मतलब आंशिक रूप से संविधान जब लागू हुआ था तो उसके लागू होने की तिथि की बात की गई है, जिस दिन प्रस्तावना भी लागू हो गई थी और आंशिक रूप से संविधान के कुछ अनुच्छेद भी लागू हो गए थे, शायद 15 के आसपास कुछ अनुच्छेद हैं वो लागू हो गए थे। तो इसमें जो डेट की बात की है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी, संवत 2000 कितना है ये 2006 विक्रमी को, इस डेट को प्रस्तावना लागू हुई या इसे अपनाया गया। किसके अनुसार? भारत की जनता के अनुसार प्रस्तावना लागू हुई और संविधान भी लागू हुआ आंशिक रूप से। संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ। इतनी बात स्पष्ट है आपको स्थिति हुई। इसके बाद आपको 2-3 शब्द देखने को मिलते हैं। 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा, किसके द्वारा? एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये बात कही गई है, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। अब समझो, एतत् द्वारा मतलब ये है कि हम जैसे कोई शपथ लेता है तो ईश्वर को साक्षी मान के शपथ ली जाती है, वैसे ही एतत् द्वारा मतलब सारे नियम कानूनों को मद्देनजर रखते हुए, सभी को देखते हुए, सभी के दायरे में आते हुए, हम, एतत् द्वारा मतलब ये हो गया, हम इस संविधान को अंगीकृत मतलब अंग के रूप में, अंग के रूप में, अंगीकृत मतलब अंग की तरह, अंग की तरह, अधिनियमित, जैसे संविधान का कोई कानून लागू होता है तो उसे अधिनियम कहा जाता है। संविधान का कोई कानून जब लागू होता है बहुत पूरे सब में फैल जाता है तो उसे अधिनियम, ऐसे ही प्रस्तावना को अधिनियम की संज्ञा दी गई कि इसे अधिनियमित, अंगीकृत अंग के रूप में, अधिनियम के रूप में और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित का मतलब खुद के सामने, खुद को खुद के सामने समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। भाई प्रस्तावना किसी और के लिए तो बनाई नहीं थी, हम भारत के लोगों ने खुद के लिए बनाई थी, तो खुद को ही तो दे रहे हैं प्रस्तावना को हम, तो खुद के ही सामने और खुद ही क्या कर रहे हैं? प्रस्तावना को समर्पित कर रहे हैं, मतलब खुद को समर्पित करना। तो ये शब्दों का आपने समझ लिया होगा, प्रस्तावना का एक एक शब्द का मर्म आपने अच्छे से समझ लिया, आपको एक एक शब्द अच्छे से डिफाइन हो गया। अब आप लोग आ जाओ रेफरेंस पे, संशोधन प्रक्रिया और क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं, उन पे कौन सा शब्द कब जोड़ा गया वो सब। तो लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 और प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब अपनाया था? जब जवाहरलाल ड्राफ्ट पेश किया तो बताओ भाई कब अपनाया था? 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। अब इसके रेफरेंस में आए तो एक सवाल सबसे पहले उठता है रेफरेंस के लिए, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है?
ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो हम एक एक केस को लेंगे और समझेंगे कि संशोधन किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। और इसी के साथ एक और सवाल उठा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। एक सवाल ये था और एक ये था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, तो संशोधन वाली बात ही हमें समझ में आ जाएगा पूरे मामले में कि क्या है क्या। सबसे पहला केस इस संदर्भ में जो हुआ था वो है आपका बेरोजगारी मामला। सबसे पहला केस जो हुआ वो है बेरोजगारी मामला। बेरोजगारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, ठीक है। यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में मतलब प्रस्तावना के आधार पर कोई मतलब कानूनी अदालत में प्रस्तावना को पेश नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये जो निर्णय दिया है वो है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं कर सकते। संशोधन किसके तहत होता है? आर्टिकल 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं कर सकते। यह इस केस में मतलब कहा गया बेरोजगारी मामले में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद दूसरा जो केस हुआ, दूसरा केस उठा, उसे कहा गया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला बदल दिया। अपना फैसला बदला और ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। यह बात प्रस्तावना को मतलब इसमें केशवानंद भारती केस में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या कहा गया कि अंग है एवं संशोधन भी कर सकते हैं। संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि अंग है एवं संशोधन भी कर सकते हैं। इसी के बाद अगला एक केस उठा जो किसने किया गया था? LIC द्वारा। LIC वर्सेस भारत सरकार। LIC वर्सेस भारत सरकार का केस था, उसमें भी यही प्रश्न किया गया क्या प्रस्तावना अंग है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो रेफरेंस इसमें दिया गया था केशवानंद भारती केस में, उसे सही ठहराया। केशवानंद भारती केस को सही ठहराया और ये कहा गया कि हाँ अंग है और संशोधन भी कर सकते हैं। दूसरी बात, केशवानंद भारती केस से एक चीज निकली थी जैसे कहा गया था बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा, इसमें ये तो कहा गया कि अंग है और संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी संरचना जो है संविधान की उस पर आंच नहीं आनी चाहिए, उसमें संशोधन नहीं होगा। बुनियादी संरचना क्या है? जो मूलभूत धारणा जैसे समानता, स्वतंत्रता, ये जो चीजें हैं इनमें आंच नहीं आनी चाहिए, इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बुनियादी ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। बाकी आप प्रस्तावना संविधान संशोधन कर लो। और प्रस्तावना की आज वर्तमान स्थिति क्या है कि वर्तमान स्थिति के तौर पर प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। वर्तमान में यह चल रहा है। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया? एकमात्र संशोधन प्रस्तावना में हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अंतर्गत कुछ शब्द जोड़े गए थे। तो उसे समझ लेते हैं, तुम्हारी पूरी प्रस्तावना खत्म हो जाएगी। तो लास्ट आपका रह गया है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो संशोधन करने का अधिकार आपको कहां से मिल गया? केशवानंद भारती केस से, और अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया प्रस्तावना को। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया और कुछ शब्द जोड़े गए, और वो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष,
अखंडता। समाजवादी, हमने समझा होगा समाजवादी क्या है, समाजवादी शब्द जोड़ा गया और क्या जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता में पहले सिर्फ एकता था, उसमें एक और शब्द जोड़ दिया गया अखंडता। ये तीन शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ड्राफ्ट पेश किया गया था और जो प्रस्तावना 1976 से पहले थी, उस प्रस्तावना में ये तीन शब्द नहीं थे। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये बात क्लियर है। और प्रस्तावना के संदर्भ में मात्र एक संशोधन यही हुआ है अभी तक। तो वर्तमान स्थिति भी आपने समझ ली, प्रस्तावना पूरी समझ ली, हर शब्द का मर्म आपने समझ लिया। तो इसी क्लास में हमने प्रस्तावना को पूरा अपना समझ लिया। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी आपको हो, कोई भी सुझाव आपका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली क्लास में उसे सुधार किया जाएगा। अर्थात आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।